नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर महाराष्ट्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी यानी देवेंद्र फडणवीस 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। खबर आई थी कि प्रधानमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं कि आपकी यानी महाराष्ट्र की तरफ से कोई प्रस्ताव आना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव हैं और वहां तो दयावान प्रधानमंत्री महिलाओं को 10-10 हजार देकर आए। क्या बिहार से आपके पास कोई प्रस्ताव आया था? हमें कोई जलन नहीं है बिहार से, लेकिन बिहार में चुनाव है इसीलिए आप चूना लगा रहे हो और यहाँ संकट है तो आप अनदेखी कर रहे हो। उद्धव ठाकरे ने इसे अन्याय बताया है। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से जो नाम हटाए हैं उसको लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक बूथ से डिलीट किए गए सभी मतदाताओं के नाम को हटाने का कारण मौतें हों? ऐसा सिर्फ एक बूथ पर नहीं बल्कि करीब 1000 बूथों पर ऐसा ही हुआ हो तो? दरअसल चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख लोगों के जो नाम हटाए हैं उसके डेटा के विश्लेषण के बाद मतदाताओं के नाम डिलीट किए जाने में अजीबोगरीब पैटर्न दिखे हैं। द हिंदू ने इन डेटा का विश्लेषण किया है और कहा है कि कम से कम 8 श्रेणियों में ये पैटर्न दिखे। चुनाव आयोग ने वोटर्स के नाम हटाने के लिए 3 वजहें बताई हैं: मतदाताओं की मौत हो जाना, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना या फिर 2 या इससे अधिक जगहों पर सूची में नाम होना। इन्हीं 3 आधार पर बिहार की वोटर्स लिस्ट से 65 लाख से अधिक नामों को हटाया गया। द हिंदू ने विधानसभा भाग यानी बूथवार विश्लेषण कर अजीबोगरीब पैटर्न को उजागर किया है। यह अजीबोगरीब पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये पैटर्न सांख्यिकीय रूप से असंभव से लगते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषण में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने में ये पैटर्न देखे हैं: 80 भागों यानी बूथों में युवा मौतों का असामान्य अनुपात, 973 बूथों में सभी नाम हटाए जाने की वजह केवल मौतें, 412 बूथों में बहुत अधिक मौत की रिपोर्टें, 7216 बूथों में मौत अनुपात अधिक, 127 बूथों में महिलाओं के नाम अधिक हटाए गए, 1985 बूथों में असामान्य रूप से अधिक मतदाता हटाए गए, 5084 बूथों में बड़े पैमाने पर अनुपस्थित वजह बताई गई, 663 बूथों में स्थायी रूप से स्थानांतरित महिलाओं का पैटर्न दिखा। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार वे बूथ जहां 50 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई उनमें कम से कम आधे 50 साल से कम उम्र के थे। डेटा से बिहार के 80 भागों यानी मतदान केंद्रों का पता चलता है जहां मौत का पैटर्न जनसांख्यिकीय मानदंडों से अलग है। सामान्य आबादी में मौतें अधिकतर बुजुर्ग लोगों में होती हैं, इसलिए कम उम्र के लोगों की मौत का अधिक प्रतिशत सांख्यिकीय रूप से असामान्य है। ऐसे में सवाल उठता है कि मतदाताओं को मृत बताने से पहले क्या सत्यापन किया गया था? कुछ क्षेत्रों में इतनी अधिक असमानताएं क्यों हैं? महिलाओं को अधिक क्यों हटाया गया? और कई क्षेत्रों में इतने अधिक युवा मतदाताओं को मृत श्रेणी में क्यों रखा गया? बिहार में चुनाव आयोग की अंतिम मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सूची में करीब 68.5 लाख नाम हटाए गए हैं, जिससे खासकर सीमावर्ती जिलों और मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदाताओं की संख्या बड़ी तेजी से घटी है। मधुबनी, पूर्णिया और सीतामढ़ी में सबसे अधिक नाम काटे गए। एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि आयोग ने 1 सितंबर तक 16.93 लाख नए आवेदन माने थे, लेकिन अंतिम सूची में 21.53 लाख नए नाम जुड़े, तो ये 21,53,000 नए नाम कहां से जुड़ गए? उन्होंने यह भी पूछा कि 3.66 लाख नाम क्यों हटाए गए। इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई। पत्रकार पूनम अग्रवाल ने भी 47 लाख नाम हटाए जाने पर पारदर्शिता की कमी पर सवाल किया। बाकी लोग भी कह रहे हैं कि एसआईआर का आंकड़ा बिहार वालों के लिए पहेली बन गई है। पटना के रिपोर्टर से राजनीतिक दल के नेता परेशान हैं। गुणा भाग जोड़ घटाओ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आलोचकों का आरोप है कि प्रवासी मजदूर और हाशिए पर मौजूद समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को धोखा बताते हुए कहा कि गरीबों, दलितों और मुसलमानों के नाम जानबूझकर हटाए गए। जून में अचानक शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया को समय और दस्तावेजी शर्तों के कारण अव्यवहारिक बताया जा रहा है। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे अब 2,585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए या डीआर यानी महंगाई भत्ता में भी 3% इजाफे को मंजूरी दी है। इससे केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले करीब 49.2 लाख कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशन वालों को फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने बुधवार को 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी। बरेली में पुलिस ने आई लव मोहम्मद अभियान के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों मोहम्मद इदरीस उर्फ पोरा और इकबाल उर्फ खान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों तौकीर रजा खान के करीबी बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों को घायल कर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एंटी राइट बंदूक, 2 देशी पिस्तौल, सिंदा और खाली कारतूस, बाइक और मोबाइल जब्त किए हैं। एसएसपी अनुराग आर्या के अनुसार इदरीस और इकबाल पुराने हिस्ट्री शीटर हैं और हिंसा भड़काने में शामिल रहे हैं। इसके अलावा मौलाना के दामाद मोहसिन और अन्य कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बिजली की दरों में कटौती की घोषणा की है। यह कटौती 13 नवंबर से लागू होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नायडू ने भरोसा दिलाया है कि इस पर कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि वो बिजली की मौजूदा दरों में कटौती के प्रयास जारी रखेंगे। फिलहाल बिजली की दरों में 13 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। नायडू ने वैकल्पिक और सस्ती बिजली के उत्पादन पर भी जोर दिया है। जिस आरएसएस पर कांग्रेस आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेने और अंग्रेजों का साथ देने का आरोप लगाती रही है, उसी आरएसएस के नेताओं के बारे में पीएम मोदी ने कहा है कि देश की आजादी के लिए वे जेल में गए। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के योगदान की जोरदार सराहना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कई नेताओं ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इसके लिए उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी के इस भाषण के बाद कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। नागपुर में आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह को चिन्हित करने के लिए एक विशेष स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार भारत माता की छवि को एक सिक्के पर उकेरा गया है। सिक्के पर आरएसएस का आदर्श वाक्य राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम ना मम भी अंकित है, जिसका अर्थ है सब कुछ राष्ट्र को समर्पित, सब कुछ राष्ट्र का, कुछ भी मेरा नहीं। पीएम ने कहा कि आरएसएस को उत्पीड़न सहना पड़ा। राष्ट्र प्रथम की भावना के लिए आरएसएस ने ब्रिटिश शासकों और हैदराबाद के निजामों के हाथों भारी उत्पीड़न सहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार सहित कई स्वयं सेवकों को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों और षड्यंत्रों के बावजूद आरएसएस ने कभी समाज के प्रति कटुता नहीं दिखाई, क्योंकि हम समाज से अलग नहीं बल्कि उसके अभिन्न अंग हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इसी भाषण के बीच कांग्रेस ने आरएसएस को देश को सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाला संगठन करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन, आजादी के वक्त जिसके नेता न जेल गए न अंग्रेजों ने लगाया कभी प्रतिबंध। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि आरएसएस की इस गद्दारी पर एक नारा सबकी जुबान पर था, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। वो संगठन जो महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों और क्रांतिकारियों को अराजक कहकर ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम करता रहा। वो संगठन जिसने हिंदुओं और मुस्लिमों का सांप्रदायिक विभाजन कर देश को 2 टुकड़ों में बांटकर खोखला कर दिया। वो संगठन जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल हैं। वो संगठन जिसके तथाकथित वीर अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आज ये आरएसएस 100 साल का हो चुका है, मगर इस 100 साल में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे देश को नुकसान छोड़ कोई फायदा हुआ हो। पार्टी ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो फुटेज भी शेयर किया है। जनसुराज पार्टी ने बिहार के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद से हटाने की मांग की है। यह ज्ञापन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में मंगलवार 30 सितंबर देर शाम को राजभवन में दिया गया। हालांकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात नहीं की और उनका ज्ञापन प्रमुख सचिव ने लिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चौधरी का पद पर बने रहना संविधान का मजाक है
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर कदम नहीं उठाया गया तो वे अदालत जाएंगे। मामला तब गरमाया जब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ने 1995 के हत्या के मामले में अदालत में झूठा दस्तावेज देकर खुद को नाबालिग बताया था। प्रशांत किशोर के अनुसार 2020 के चुनावी हलफनामे में चौधरी ने अपनी उम्र 51 साल बताई थी, जिससे साबित होता है कि हत्या के समय उनकी उम्र करीब 20 साल थी। प्रशांत किशोर ने उनकी गिरफ्तारी और नए सिरे से मुकदमे की मांग की है। एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद ट्रॉफी और मेडल्स को लेकर उठे विवाद में एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड यानी पीसीसीआई से माफी मांग ली है। भारत की ट्रॉफी जीतने के बाद नकवी ने इसे अपने पास ले जाने का प्रयास किया था, जिसे भारतीय टीम ने अस्वीकार कर दिया था। बीसीसीआई का कहना है कि ट्रॉफी एसीसी की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की नहीं, और बिना औपचारिक हैंडओवर के इसे लेना अनुचित है। एसीसी की वर्चुअल बैठक में भारत की 3 चिंताओं के बाद नकवी ने ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है। बीसीसीआई ने इसे खेल भावना के खिलाफ और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि खेल प्रोटोकॉल और राजनीतिक रंग का मामला भी बन गया है। अब ट्रॉफी और मेडल्स यूएई बोर्ड के जरिए भारत को लौटाए जाने की संभावना है। अमेरिकी सीनेट में H1B और L1 वीजा नियमों को कड़ा करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। इस कदम का सबसे अधिक असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा, जो कि H1B वीजा धारकों का 70% से अधिक हिस्सा हैं। रिपब्लिकन सीनेटर चक ग्रासली और डेमोक्रेट डिक टर्बिन द्वारा लाए गए इस विधेयक में वेतन और भर्ती मानक बढ़ाने, नौकरियों के सार्वजनिक विज्ञापन को अनिवार्य करने और वीजा पात्रता सीमित करने का प्रावधान है। इसमें STEM डिग्री धारकों को प्राथमिकता देने और विशेष व्यवसाय के लिए कम से कम स्नातक की डिग्री अनिवार्य करने की बात कही गई है। नियम तोड़ने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना और कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन पहले ही H1B वीजा आवेदन पर $1 लाख शुल्क लागू कर चुका है। साथ ही अमेरिकी एजेंसियां लॉटरी प्रणाली में बदलाव और ऑपरेशन फायरवॉल जैसे प्रवर्तन अभियान के जरिए वीजा दुरुपयोग रोकने की तैयारी कर रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.